हाँ जी, सभी को नमस्कार। देखिए, ये अनुशासन वाली चीज़ें बार बार कहना मत पड़े। ये जगह सुंदर है, विशेष रूप से जिस तरह की बात हम कर रहे हैं उसके लिए किसी ऐसी तरह की जगह होना आवश्यक है। इस तरह के शिविर 5 स्टार होटल में नहीं हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करता है। तो इस तरह का कोई प्रांगण यदि हमको मिला है वो आगे भी मिलता रहे, बल्कि प्रांगण ही ना मिले, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी ये लगे कि हाँ, ये भी कोई बहुत अच्छे साधक हैं ना। साधना का मतलब कोई आंख बंद करके ही बैठना नहीं है ना। इस तरह की एक जीवन शैली जीना जो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी हो। तो जो बातें कही गई हैं, आशा है आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, नाटा जी। अच्छा, आप देर से आओगे और फिर गाना। हा 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 ला रा 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 हा 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 ला रा 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 आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कहीं धूप ढले कहीं छाँव ढले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसा सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार पला हो। सपनों के ऐसे जहां में जहाँ प्यार ही प्यार पला हो। हम जाके वहाँ खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो। हम जाके वहाँ खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो। कोई गैर न हो, कोई बैर न हो, सब मिल के यूं चलते चलें। जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन
थैंक यू। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की भी। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए तो हर दिन की तरह कल को समराइज़ करते हैं, और विशेष रूप से आज रक्षाबंधन है, तो दर्शन की रोशनी में रक्षाबंधन का क्या मीनिंग होगा, ऐसा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो क्या मीनिंग होगा बताइए। देखिए, हर समय करना यही है कि ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये 24/7 काम है। तो ज्ञान की रोशनी यदि हमारे पास क्लियर आती है तो हर चीज़ के पीछे क्लियर पर्सपेक्टिव और एक क्लियर देखने जीने का तरीका हमको मिलेगा, तो सारी चीज़ों में फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा। बताइए आप क्या सोचते हैं? कितने लोगों को लगता है कि दर्शन की रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में रक्षाबंधन क्या है, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ? कितने लोगों को लगता है कि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं? संबंध तो सबको लगता है। चलिए कुछ शेयरिंग सुन लेते हैं। सभी को नमस्ते। ठीक है, आवाज़ आएगा? आएगा। अभी तक तो जो भाई बहन का ही था, हाँ, रक्षाबंधन का, लेकिन हम लोग तो इसे देश से जोड़ करके लेते थे अभी तक, कि देश है और आज का जो कार्यक्रम मनाते हैं हम लोग उसको कि देश की रक्षा करना है, तो उसके लिए मनाते थे। लेकिन यहाँ आकर के थोड़ी सी और बड़ी इकाई ऐसी ध्यान में आ गई कि रक्षाबंधन तो सही मायने में ये है कि चारों अवस्थाओं में संतुलन स्थापित हो जाए। भाई उससे नीचे रुकना ही नहीं। क्या ये तो ना ऐसा वाला आंसर है जी कि जिसमें किसी भी क्वेश्चन के आंसर में यही बोल दो तो चलेगा ही चलेगा। जी। देखो ऐसा इतना मत करो। देखो मैंने मैं समाधानित हो जाऊं, और यदि रक्षाबंधन को भाई बहन के संदर्भ में देखा जाए जी, तो अब इसको कैसे देखेंगे? तो अभी तक मैं मोह के कारण उसको वो कर रहा था, क्योंकि जो बता ना कि मूल्य। हाँ, मतलब बहन की रक्षा करना है और रक्षा तो भाइयों से ही करना है जी। भाई, शेर तो आएगा नहीं। तो ये चौथे कड़ी में जा कर के ये यहाँ हो रहा है कि मूल्य जो है वो संबंध में, और संबंध जो है अभी तक जो जिंदा रहने के अर्थ में हम पहचान रहे थे, वो मोह के रूप में पहचान रहे थे। लेकिन जब हम जीने के उसमें चले जाएंगे तो ये जो है वो व्यवस्था में हो जाएगा, मूल्य वहाँ पर व्यवस्था में हो जाएगा। तो जो हमारा उससे अभी तादात्म्य है तो वो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सार्वभौम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये रक्षाबंधन के अवसर पर मैं इतना ही सोच रहा हूँ। जी नहीं, अभी रुको थोड़ा, 1-2 मिनट रुको। अभी पहले एक बार ऐसा करते हैं कि तुरंत में दृष्टियों पे बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अभी रक्षाबंधन में दृष्टि क्या है, और यदि इसका परिमार्जन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो फिर दृष्टि क्या होगी। जैसे प्रिय दृष्टि का मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया है? प्रिय दृष्टि क्या होती है ना? तो प्रिय दृष्टि का मतलब है जो देखने में, चखने में, पांचों इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसको प्रिय दृष्टि बोलते हैं। तो जब भी मैं किसी निर्णय को अपनी दृष्टियों के आधार पे लेता हूँ, है ना, खाने में अच्छा लगता है, पहनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, छूने में अच्छा लगता है, तो पांचों दृष्टियों में जो अनुकूलता है, पांचों इंद्रियों में जो अनुकूलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उस अनुकूलता के लिए जब मैं निर्णय लेता हूँ, इसका नाम प्रिय दृष्टि है। एक बात होगा। हित दृष्टि का मतलब
शरीर को स्वस्थ रखने के क्रम में, शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि के साथ जब मैं निर्णय लेता हूँ तो इसका नाम हित दृष्टि है। पैसे को, साधनों को केंद्र में रखकर जब मैं निर्णय लेता हूँ, इसका नाम लाभ दृष्टि है। संबंध को केंद्र में रखकर संबंध में उभय तृप्ति हो, संबंध में न्याय हो, गिला शिकवा शिकायत से मुक्ति हो, है ना, न्याय हो, इस अर्थ में जब मैं निर्णय लेता हूँ, इसका नाम न्याय दृष्टि है। और अखंड समाज के अर्थ में जब मैं कोई भी निर्णय लेता हूँ, क्रियाकलाप करता हूँ, उसका नाम धर्म दृष्टि है। यहाँ धर्म सामाजिकता एक ही बात है। अभी तक हम धर्म को ज़्यादा कर्मकांड टाइप जोड़ते आए हैं। धर्म का एक्चुअल मीनिंग सामाजिकता ही है, समाज है, अखंड समाज के अर्थ में। फिर सत्य की बात करते हैं तो मूल ऊर्जा चारों अवस्थाओं से आर पार है, पारगामी है ना। मूल ऊर्जा स्वयं में पूर्ण है, उसमें होने मात्र से सभी इकाइयाँ पूर्णता की ओर गति करती हैं, व्यवस्था को व्यक्त करती हैं। निश्चित आचरण ही व्यवस्था का स्वरूप है। तो सत्य चारों इकाइयों से संतुलन के अर्थ में प्रमाणित है। तो ये प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म और सत्य, अधिकतम किसी भी मानव में ये 6 दृष्टियाँ हो सकती हैं, है ना, या इससे कम भी हो सकता है अपनी स्थिति के अनुसार, चेतना की स्थिति के अनुसार। तो अब यदि हम रक्षाबंधन को देखें तो अभी जो हम रक्षाबंधन करते हैं उसमें हमारी दृष्टि कौन सी होती है? प्रिय, प्रिय, हित, लाभ। आओ बहनें बताएं भाई, आओ बहनें बताएं भाई, आप दृष्टि क्या रहती है? खुल के बताएं, संकोच ना करें, अच्छी बात शेयर ना करें, यथास्थिति शेयर करें। ध्यान क्या चीज़ पे रहता है? मैं प्रिया, अहमदाबाद से। मैं और मेरे भाई तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरा कोई ध्यान व्यान रहता नहीं। रक्षाबंधन आया है इसीलिए मैं राखी बांध देती हूँ, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत अनबन है दोनों में। मतलब एक शब्द बोले तो भी झगड़ा हो जाता है, वो कुछ ना बोले तो भी झगड़ा हो जाता है। कहाँ है वो? ये अच्छा ये है, मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है देखने में। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? हैं? बहन मानती नहीं, क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो? हैं? अपने चलाती, ऐसा क्यों करती हो? मुझे कुछ चीज़ें मतलब ऐसे ही चाहिए, ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, और वो बिल्कुल उल्टा है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस कुछ सोच समझ के नहीं करता है, उसे जो मन आए वो करता है। तुम अभी अध्ययन बिंदु शिविर में अपनी स्वेच्छा से आए हो कि बुलाए गए? मर्जी से आए हो? तो तुमको क्या अच्छा लगता है? माइक दो, माइक दो, इधर दोनों आजू बाजू आके बैठो। अब मैं तो सिर्फ लिखने और समझने के लिए आया हुआ। दूसरा शिविर है मेरा। दूसरा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th की एग्ज़ाम दी है, अभी दूसरी बार देनी है। 12th पूरा कर दिया, कॉलेज में आ गए? अभी बाकी है, एक एग्ज़ाम देनी बाकी है, फिर से एक एग्ज़ाम बाकी है। अच्छा, एक सब्जेक्ट रुक गया, ऐसा ना? चलो कोई नहीं। हाँ, तो अब बताओ क्यों लड़ते हो? अपना एक का सच करके रहती है वो। मैं कुछ बोलूँ तो मानने को तैयार नहीं होती कि ये नहीं हो ही नहीं सकता कि, और ये मैं बोलूँ तो ही सच, और मैं जो बोलूँ वो ही होगा, तू बोलेगा वो नहीं होगा। तो तुमको कैसा लगता है? माइक लो। क्या? तुमको कैसी लगती है इसकी बात? मतलब ये भी कभी कभी कुछ ठीक तो बोलता होगा? वो जो ठीक बोलता है वो, उसका मैं आंसर नहीं देती हूँ। मतलब वो जो ठीक बोलता है उसका आंसर नहीं देना है? नहीं। क्यों? वो बात तो ठीक है ना, तो फिर और क्यों? ठीक है तो उसको ठीक नहीं बोलोगे? तो ठीक को ठीक नहीं बोलना है, गलत को 10 बार बोलना है।
ठीक को देखो, रेशो समझ लो, सभी के लिए कह रहा हूं। ठीक को 10 बार बोलो, गलत को 1 बार बोलो। जिसको ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे वो मिलेगा। तो तुम्हारा एक चीज़ पकड़ में आ गया कि हम सही को 10 बार बोलें, गलत को 1 बार बोलें। ये बात ठीक लगती है? अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? तुमको इसका क्या बात बुरा लगता है? वो बस अपने अपना एक सर्च करके रहती है, और फिर मैं कुछ बोलूँ तो फिर कभी कभी तो कुछ ठीक बोलती होगी। कभी कभी ठीक बोलती है, पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ठीक बोलेगी नहीं बोलेगी। मेरे को तो जब भी बात करता हूँ पता ही होता है कि ये पूरा नेगेटिव ही बोलेगी, कोई बार पॉजिटिव नहीं बोलती कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू सुधरने वाला ही नहीं है। पहली बात। जब राखी बांधती है तो पैसा वैसा देते हो कि नहीं देते? पैसा नहीं देता हूँ। पैसा नहीं देते हो? ये दो, वो भी नहीं करते और राखी बंधवा लेते हो। होना तो चाहिए। हैं? मेरे पास खुद के पास तो होना और चाहिए। पापा से उधार लिया करो। पापा से तो बहुत उधार लिया है, अभी तो नहीं लेना। अच्छा ये देख, पापा कहाँ हैं? अच्छा ये देख, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ये पोषक पटेल जी के बच्चे हैं। पापा आओ बीच में। तो बाकी चीज़ों के लिए उधारी लेते हो और राखी बांधने के लिए उधारी क्यों नहीं लेते हो? इसके ऊपर डिपेंड होता है ना। नहीं तो वो देने से मना किए क्या? तुम मांगे वो देने से मना किए ना? वो तो नहीं हुआ है। वो तो नहीं, वो तो मना नहीं किए ना। नहीं। तो तुम ही नहीं मांगे, तो तुम्ही को लगता ही नहीं है कि राखी बंधवा लूँ और पैसा दूंगा नहीं। तो ये किसका? ये तो तुम्हारा फॉल्ट निकल रहा है। हाँ। तो एक फॉल्ट इनका निकला, एक फॉल्ट तुम्हारा निकला, है ना? पापा से क्या अपेक्षा है? घर में जब भी झगड़ा या कुछ होता है फॉल्ट मेरा ही आता है। सबसे पहले मेरा फॉल्ट आता है, बाद में इसका फॉल्ट आता है। मेरे में से जो बचा है होगा तो उस पर फॉल्ट इसके ऊपर जाएगा, बाकी मेरे ऊपर पहला फॉल्ट मेरे ऊपर ही आता है। हाँ। कि इसने कुछ कांड किया होगा। सबको मेरे ऊपर एक खातरी होती है कि ये नहीं कर सकती, सिर्फ तू ही कर सकता है। अब जो है नाम वाला वही बदनाम। देखो तुम आदमी तो ऊर्जावान है ना, ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। पर ये अच्छी बात है कि तुम इस शिविर में अपने मन से आए हो। मैं ऐसा नहीं पहचान रहा था कि ये दोनों आपके बच्चे हैं, इनके बारे में तो बिल्कुल नहीं पहचान रहा था, पर इनका चेहरा मैं पहचानता हूँ। कल तुम शुरू से आ रहे हो? हाँ, शुरू से नहीं आ रहे हो? शुरू से नहीं आया, बच्चे 2 दिन नहीं आए। 2 दिन नहीं आए। तो आगे क्या लगता है? अब राखी बंधाओगे, पैसा से दोगे नहीं दोगे? श्योर है ना? हाँ। अब तो आगे का तुमने मेरा टॉपिक ही ख़त्म कर दिया। पैसे पे मैं आगे बात करता, तुम पैसा देते नहीं हो। हाँ जी, आपको कैसा लगता है दोनों को? मेरे को तो बढ़िया लगता है। ये तो तुम्हारे झगड़े का मजा ले रहे हैं। मेरी तो 5 बहनें हैं, मैं तो 5 से पंगा ले चुका हूँ पहले। घर में कुछ भी बवाल होती है ना तो वो मजे ये लेते हैं। ये और बीच में रास्ते में से हट जाते हैं और फिर हाथ हाथ हटा के पकड़ो माइक। ऐसे पकड़ेगा बेटा, ऐसे। बीच में रास्ते में से हट जाते हैं, हाँ। फिर मजे लेते हैं कि देखते हैं फिर क्या होता है झगड़े में। अच्छा बीच में नहीं पड़ते, सिर्फ देखते हैं कि फिर क्या होगा अच्छा। झगड़े में। झगड़ा कहाँ तक जाता है? मारपीट तक जाता है कि ऐसी बातें बातें तक रहता है? झगड़े कुछ हद तक मारपीट तक जाता है, बाकी मारने में तो मैं इनसे 2 गुना ज़्यादा हूँ। 2 गुना ज़्यादा? नहीं, और जब कुछ मारपीट हो जाती है फिर ये बीच में आते हैं कि तभी मजा ही लेते हैं? नहीं, कुछ बार बीच में आ जाते हैं बाद में। अच्छा, मेरी हाजिरी में मारपीट नहीं होती कभी। उसका आपको पता है, आपसे आगे ये हैं। वो तो मेरे को पहले से ही पता है। बहुत बढ़िया। तो आगे क्या ख्याल है? अपने बस बच्चों के साथ भी ऐसे करोगे? नहीं, अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करोगे? मैं शादी ही नहीं करने वाला, अकेला ही रहना हुआ। शादी करने का विचार ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? बस अकेले रहने में मेरे को अपना सुख मिलता है, इसलिए मैं अकेला ही रहूँगा। और तुम्हारे पापा शादी नहीं करते तो तुम कहाँ से आते?
तो वो तो पापा पर डिपेंड होता है ना, उसको शादी करना है या नहीं करना है, वो तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं चाहता है। तुम करोगे क्या बड़े होकर? क्या सोचते हो तुम जिंदगी में क्या करोगे? अभी सोचा नहीं है, पर BBA या MBA कर लूँगा मैं, डिग्री ले लूँगा, बस इतनी बात है। नहीं करो, वो तो थोड़ी डिग्री लेने की बात थोड़ी पूछ रहा हूँ, जिंदगी में क्या करोगे? ज़िंदगी में बस सुख। वो क्या ऐसे ही टपक जाएगा अपने आप? नहीं है तुम वैसे झगड़ा नहीं, करते रहोगे और सुखी हो जाओगे, ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है? वैसे नहीं, मन से सुखी। अच्छे से। हाँ, चलो खूब शुभकामनाएं। थैंक यू। कुछ कहना है? तो मम्मी खो गई है, पता नहीं कहाँ है। मम्मी किधर है? मम्मी किधर? अरे अरे हाँ जी सुनिए। हाँ एक्चुअली ये अपनी मर्जी से नहीं आया है। उसे अहमदाबाद से यहाँ गाड़ी चलाने को मिले और बहुत ही अच्छा सा वो बारिश का मौसम था और उसे कार चलाना बहुत पसंद है। वो उसे अभी अभी आया है कार चलाना। तो वो एक्चुअली में नहीं आने वाला था, वो बोल रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, मैं बुआ के घर रहूँगा। और उसे पढ़ाई भी करनी है, उसके एग्ज़ाम, वो एक अकाउंट्स में फेल हुआ है तो, बट उसे गाड़ी चलाने को मिले इसलिए वो आया है। बाकी शिविर अटेंड करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि वो आया तेरे है। कहने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ? बात करता है, मैंने भी पहले शिविर किया है, हाँ। इसलिए मेरे को पता है किसके लिए आया हूँ। नहीं पर तुम्हारे बैठने से तो लग रहा है तुम अच्छा शिविर कर रहे हो। थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तुमको भी डेवलप करना पड़ा। बहुत चलिए, हाँ बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। अभी कौन सी दृष्टि काम आ रही है रक्षाबंधन में? बेसिकली प्रिय दृष्टि और लाभ दृष्टि दो ही काम आ रही। इस रूप में देखते हैं तो प्रिय दृष्टि और लाभ दृष्टि, और बेसिकली प्रिय दृष्टि के लिए लाभ दृष्टि। तो प्रिय दृष्टि एक ही बचती है, दो भी नहीं बचती हैं, एक ही बचती है। सही अर्थों में क्या हो? सही अर्थों में कौन सी दृष्टि हो? मिनिमम न्याय दृष्टि हो। मिनिमम न्याय दृष्टि से कम में रक्षाबंधन सफल नहीं होगा, है ना? तो ऐसा हम देखते हैं, और न्याय दृष्टि की हमारी योग्यता नहीं है, ये बात भी हमारे बार बार ध्यान में आती है। तो इस चर्चा का एक इम्पॉर्टेंस ये है कि हर समय मैं अपनी स्थिति को देख सकूं, जैसा कि बार बार कहा कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इस पे अपना ध्यान बनाए रखना। तो अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो उसके मूल में मेरी दृष्टि क्या है, अभी मेरी दृष्टि क्या है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, है ना? तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और सपने जो कुछ भी आते हैं हमको, हर जगह में हम अपनी दृष्टि देख सकते हैं कि मेरी दृष्टि क्या थी। और दृष्टि वो चीज़ है जो मुझको मेरी स्थिति के बारे बताती है कि मेरी स्थिति क्या है ना? तो इस क्रम में मैं देख सकता हूँ कि कब, यदि अभी की पूरी जीवन शैली को देखें तो हम कौन सी दृष्टि से जी रहे हैं। अभी की जीवन शैली को देखें तो अधिकांश लोगों का दृष्टि क्या है? प्रिय PHL। तो यदि कोर में जाएंगे तो प्रिय ही है। लाभ किसके लिए है? लाभ भी प्रिय के लिए है, या फिर लाभ सम्मान के लिए है, पहचान के लिए है, ठीक है? तो हित दृष्टि वाले भी बहुत कम मिलेंगे। प्रिय और लाभ ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। प्रिय के लिए लाभ या सम्मान के लिए लाभ, है ना? हित दृष्टि वाले कितने मिलेंगे? अभी ये जो मसल्स बनाने का चलता है वो हित दृष्टि है कि कुछ और है? वो भी हित दृष्टि नहीं है, वो भी प्रिय है। मैं स्वस्थ हो जाऊं कि मैं अच्छा दिखूं, वो दिखने वाला भाग उसमें कितना है और स्वस्थ रहने वाला भाग कितना है उसको भी देखा जा सकता है। फिर भी कम से कम अच्छा है कि उसमें कुछ स्वस्थ रहने वाला भाग भी होता होगा। लेकिन मुझको नहीं पता, टेक्निकली मैं इसमें बहुत साउंड नहीं हूँ। ये जो प्रोटीन खाने का, रेडीमेड प्रोटीन खाने का चलन चला है ना,
ये जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं और डब्बा डब्बा ला के प्रोटीन खाते हैं, तो इसके पीछे भी अच्छी स्टडीज़ नहीं आ रही हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनली ये माना जाता है कि फूड एक बड़ा बाज़ार है, हेल्थ एक बड़ा बाज़ार है। ये दोनों को ज़िंदा कैसे रखा जाए, उसके लिए नए नए रिसर्च कराना और उसके लिए मार्केट में स्पेस बनाना और मार्केट में वो सामान धकेलते रहना। तो शायद इतना प्रोटीन पचाने की शरीर की ताकत नहीं है, वो फिर किडनी का रोग, उसमें किडनी डैमेज होता है, ऐसा भी स्टडीज़ बोल रही हैं। तो पहले प्रोटीन खा के पैसा दो, फिर किडनी ठीक कराने के लिए पैसा दो, तो कुल मिला के हमारे ग्राहक बने रहो। हाँ, एक हमारे मित्र हैं जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MBA वगैरह किए और वर्ल्ड की फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए पिछले 25-30 साल काम किए। तो वो कुछ अंदर की बहुत सारी बातें बताते हैं। तो ये कहते हैं कि यदि कोई फूड, कोई रिसर्च जो है उसकी स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन कौन है वो देख लो। यदि कोई फूड आइटम की स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन भी कोई फूड कंपनी है, इसका मतलब है वो रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड है, वो रिसर्च ही ऑर्गेनाइज्ड है। मार्केट क्रिएट करने के लिए कोई रिसर्च की जा रही है और आम जनता को बुद्धू बना बना के सामान बेचा जाता है। तो इस दृष्टि से समाज में हमारे पास वो अवेयरनेस भी नहीं है, हम माँ बाप को भी नहीं पता है कि ये हो क्या रहा है ना। तो मुझको लगता है कि यदि अभी हम इस समाज में जी रहे हैं तो हमको यदि एक सोचने समझने की जीवन शैली, अभी की जीवन शैली में सोचने समझने वाला भाग लगभग न्यूनतम है, करने वाला भाग ज़्यादा है। जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, करने वाले लोग, सोचने वाले लोग, समझने वाले लोग। तो ज़्यादा संख्या किसकी है? ज़्यादा संख्या किसकी है? करने वाले लोग। पूरी की पूरी एजुकेशन करने वाले लोग पैदा करती है। बस इनको एक पैकेज दे दो और इनसे कोई काम करा लो, कुल मिला के मजदूरी है। कोई विज़न हमारा नहीं बना, पैकेज 20 लाख का हो, पैकेज 50 लाख का हो, पैकेज 3 करोड़ का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें सोचने का काम आपका नहीं है, आपका करने का काम है। तो बेसिकली मेरी मेहनत कहाँ लगेगी, मेरी मेहनत से जो पैदा हुआ उससे समाज और देश का किसी का भला हुआ कि नहीं हुआ, ये सोचने की बात है। तो मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि मेरे को कोई आदमी यूज़ कर लेगा, है ना। मैं मानव हूँ, मेरा श्रम कहाँ लगेगा, मेरे श्रम से क्या पैदा होगा, उसका क्या फाइनल मैनिफेस्टेशन होगा। तो जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी को एज ए ह्यूमन बीइंग सोचने लगता है ना। अभी जब मैं एज ए पैकेज में सोचता हूँ तब मैं एक मशीन हूँ, मज़दूर हूँ। कम पैसे की भी मजदूरी होती है, ज़्यादा पैसे की भी मजदूरी होती है। इसलिए बाहर जब IT प्रोफेशनल जाते हैं उनको IT कुलीज़ कहा जाता है। IT कुली होता है ना, स्टेशन पे सामान उठाने वाला। तो इस तरह की सारी भाषाएं समाज में प्रचलित हैं, कोई मैं पहली बार कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम पढ़े लिखे लोग, जो भी हमने एजुकेशन पाई, लेकिन मेरी एजुकेशन का लाभ किसको मिला, क्या मिला, उससे कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला, ये सोचना भी मेरी जिम्मेदारी है। केवल मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, उससे मैं मकान और गाड़ी और कपड़े का साइज़ बढ़ाऊँगा, ये कोई जीने लायक बात, इसमें कुछ जीने का कोई काम हुआ नहीं, है ना। ये जिंदा रहने की सीमा में ही है। तो ऐसा हम देखते हैं तो हमको फिर बहुत पता चलता है कि ज़्यादा दृष्टि, अच्छा शरीर को स्वस्थ रखने की एक दृष्टि और है। मेरा कमर में पिछले दिनों कुछ परेशानी रही, तो मैं इलाज कराने कोचीन गया। तो वहाँ जाके देखा कि वो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज से वहाँ लोग आते हैं। तो मैं पता किया भाई ये सारे इंडियाई क्यों आते हैं। मैं बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, बड़े हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। साल भर इसी शरीर से भोग करना है, इसको साल भर में रिपेयर मेंटेनेंस कराने एक बार आते हैं। तो स्वस्थ रखने की दृष्टि नहीं है, वो भी इंद्रिय दृष्टि ही है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जब तक शरीर का सदुपयोग पता नहीं है, जब तक ये पता नहीं है कि घोड़ा पाला क्यों है, जब तक ये क्लियर नहीं है कि घोड़ा पाला क्यों है, तब तक घोड़े को स्वस्थ रखना या तो भोग के लिए है या दिखावे के लिए है, या कोई एक कहीं से कोई सेंस आ गया है कि शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, बीमार नहीं होना है, कोई आस्थावश हम स्वस्थ रख लेते हैं। जब तक उस घोड़े का यूज़ ही पता नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो स्वस्थ रहे बीमार रहे। कैसा लगता है? एक बीमार शरीर से ज़्यादा काम लिया जा सकता है यदि उसका यूज़ पता हो। एक स्वस्थ शरीर निरर्थक साबित हो सकता है यदि उसका सदुपयोग पता नहीं है।
तो शरीर स्वस्थ रखना, इसलिए अब ये भी समझ में आता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है। तो मन स्वस्थ होना पहली प्राथमिकता है। एक बार मन स्वस्थ होगा तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान देगा ही। तो स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है, ये बात ज़्यादा साफ सुथरी लगती है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने उल्टी पुल्टी पकड़ी हुई हैं। तो चलिए आज की बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक बात मैंने कहने की कोशिश की है। अभी जब हम संबंध की बात, सब परिवार में संबंध में जी रहे होते हैं, तब कौन सी दृष्टि होती है? अभी जब हम परिवार में संबंधों में जी रहे हैं तो परिवार में उस समय दृष्टि कौन सी होती है? कौन सी दृष्टि होती है? न्याय दृष्टि होती है। न्याय दृष्टि की अपेक्षा, न्याय की अपेक्षा होती है, न्याय दृष्टि नहीं होती है। तो न्याय की अपेक्षा होती है, दृष्टि कौन सी होती है? वो भी प्रिय ही है। प्रिय दृष्टि से काम चल जा रहा है। हमारे संबंध, अभी हमारे संबंधों के मूल में भी प्रिय दृष्टि है ना। जैसे हमें खिलाना है, बहुत सारे लोगों ना वो टेडी बियर रात को लेके गले में लेके सोते हैं, तभी उनको नींद आती है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखता हूँ कि उनको टेडी बियर जब तक गले से लगा के नहीं सोएंगे, है ना, तो उनके साथ एक जीवंत साथी है। तो इसका मतलब है जब एक टेडी बियर भी इतना अच्छा लगता है तो अपना बच्चा कितना अच्छा लगता होगा। हमारे लिए हमारा बच्चा जीवंत खिलौना है। मानव नहीं है। ज़्यादा हो गया? है ऐसा ही। तो सच्चाई यही है कि हमारे शरीर से पैदा हुआ है, हमारा है, लेकिन उस बच्चे को लेके हमारी समझ कुछ भी नहीं है। केवल शरीर को खिला पिला के शरीर का ध्यान रखते हैं, है ना। तो शरीर के लिए कोई ध्यान रखने की हमारी कोई समझ बन गई है, वो भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसको भी हम जांच ही सकते हैं। और जीवन की तो बात ही छोड़ दो। एक बच्चा जो लेके पैदा होता है उसको भी हम माँ बाप कुचल देते हैं। एक बच्चा न्याय का याचक है, वो जिज्ञासु है। क्या उसकी जिज्ञासा पूरी करने की तरफ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, या उसके शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं? अच्छे से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो जाए, है ना, महंगी से महंगी सुविधा उपलब्ध हो जाए, उसके लिए हम कोई मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसको ज़िंदगी उपलब्ध हो जाए, उसके लिए हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं? एक बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, न्याय का याचक है, सत्यवक्ता है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है ना। ये उसकी मौलिकता है। इस मौलिकता को लेके हर बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है तो सारी मौलिकता कहाँ चली जाती है? अब वो न्याय नहीं, वो अन्याय करके सफल होना चाहता है। अब उसके अंदर जिज्ञासा एक ही है, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो जब इस तरह से देखते हैं तो ये जो मूल जिज्ञासा एक बच्चा लेके पैदा हुआ, उन जिज्ञासाओं को हम पोषण कर सके या उन जिज्ञासाओं का हमने शोषण किया। जो एक मूल प्रवृत्ति, जो एक मूल स्थिति को बच्चा लेके पैदा हुआ, एक मौलिकता को लेके बच्चा पैदा हुआ, उस मौलिकता का हम पोषण कर पाए कि शोषण किए। तो ऐसा हमारा ध्यान जाता है तो मुझको लगता है कि इस बात की बहुत आवश्यकता है। इसलिए कल हमने चर्चा की थी, विवाह दो लोगों के द्वारा ये घोषणा है, विवाह दो लोगों के द्वारा ये घोषणा है कि हम आने वाले बच्चों को ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं, हम आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसकी खुशी सारा समाज मनाता है। विवाह कितनी बड़ी घटना है। ये इतनी बड़ी घटना है, इसलिए इतना बड़ा उत्सव है, इसलिए इतना बड़ा खर्चा है, इसलिए लोग अपना कितना भी जरूरी काम हो, यदि जिनको अपना मानते हैं, सब छोड़ छाड़ के उनकी शादियों में जाते हैं। शादी करने वाला अपने घर में खर्चा करता ही है, और शादी
आने वाला 10-20-50 हज़ार 1 लाख रुपया वो अपने कपड़े पे खर्चा कर देता है। सबका खर्चा जोड़ोगे तो एक शादी का कितना खर्चा होता होगा, है ना। हमारे एक मित्र हैं, वो बोले किसी की शादी में, वो मित्र बहुत अमीर हैं, अब उनकी शादी में जाना है तो 5 स्टार पूरा, तो वहाँ सूटकेस भी किस कंपनी का होगा उस पर भी ध्यान रखते हैं। उससे कम कंपनी का सूटकेस होगा तो वो स्टैंडर्ड, वो स्टेटस सिंबल में नहीं आता है, तुम उस शादी के लायक नहीं हो। वो शादी में जाके सामने वाला 1 लाख का, तो जितने लोग आए हैं 1 लाख 5 लाख 10 लाख का तो सबको गिफ्ट देता है, सबको कार गिफ्ट, सारे मेहमानों को। अब जिस ऐसी की शादी में जाओगे तो आपका सूटकेस ठीक ठाक रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो पता चलता है कि 5 लाख वो खर्च करके जा रहा है तो क्या बोलते हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ऐसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना रहता है ना। 5 मिनट आधे घंटे के लिए एक सूट पहनते हैं और 10,000 का 25,000 का 50,000 का और 1 लाख का लहंगा बेकार हो जाता है, वो दोबारा कभी नहीं पहना जाता है। तो इसका मतलब है कि क्या है, मैं इसको गलत खराब अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी बड़ी घोषणा का सम्मान है। वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अवार्ड मिलना है तो यार उसके लिए इतनी तैयारी है, तो इसमें क्या दिक्कत है, उसमें 10-20-50 हज़ार रुपये खर्च कर दिया, ज़िंदगी में एक बार होना है ना। लेकिन यार घोषणा तो हो, खर्चा सारा करवा दिया, काम वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हर आदमी थक के आके कपड़े उतार के फेंक देता। इसलिए शादियाँ हमारे लिए बोझिल हैं। बढ़िया, तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, विशेष रूप से ज़िंदगी में 3 बार मैंने आदमी को बहुत सेंसिटिव होते हुए देखा। एक बार जब बच्चा पैदा होता है तो वो पूरी तरह से ज्ञान के लिए खुला होता है। दूसरी बार जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए दी बेस्ट करना चाहता है, जो मेरी ज़िंदगी में कमी रह गई लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहे, तो दोबारा वो खुल जाता है कोई भी चीज़ को समझने के लिए, है ना, अपनी तैयारी फिर से करने के लिए तैयार होता है। तीसरी बार में जब वो दादाजी बनता है तब उसको लगता है कि चल यार मेरे टाइम में जो कमी रह गई इस बार पूरी किया जाए, है ना। फिर से वो एक बार अपनी यात्रा शुरू करता है। तो मुझको लगता है कि देखिए महत्वपूर्ण काम है, जिस तरह जितना ध्यान हमने आर्थिक रूप से सेल्फ रिलायंट होने के लिए दिया ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी में सुविधा की कोई कमी ना रह जाए, अब ये हमारे ध्यान में गया कि बच्चे की ज़िंदगी में सुविधा से भी ज़्यादा कमी सुख की है ना, ज़्यादा कमी उसकी ज़िंदगी में सुख की है। तो उससे बात करने वाला एक ऐसा व्यक्ति उपलब्ध रहे जो अपने आप में समाधानित है। एक बच्चा कुछ भी पूछे, एक बच्चा पूछता है कि नहीं पूछता है, जैसे ही उसको भाषा आती है वो क्वेश्चनिंग करता है। तो मैं कभी कभी अभी ऐसे भी सोचता हूँ एक बच्चे की एजुकेशन का सही तरीका है जो भी वो पूछता जाए बस उसको आंसर देते जाओ, उसके हर क्वेश्चन को 100% शिद्दत के साथ अटेंड कर पाना और एक आदमी फुल टाइम उसके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए उपलब्ध हो पाना। वो कहे, जैसे मेरा बेटा छोटा था तो मेरे को 1-2 घटनाएं याद हैं जो मैं कभी शेयर करता हूँ। तो एक बार मैं शहद खाता रहा और वो बोले क्या है, बच्चों को खाने पीने में ज़्यादा रुचि रहती है, वही काम सबसे पहला शुरू करते हैं, क्या है। तो मैंने बताने की बजाय उसकी जीभ पे शहद लगा दिया, तो उसको खा के थोड़ा अच्छा लगा होगा। बोले कहाँ से आता है, मैंने कहा मधुमक्खी। बोले मधुमक्खी कैसे बनता है, बोले मधुमक्खी बनाती है। बोलता कैसे बनाती है, अरे तो अपन गोल हो गए इतने में, तो यही पता था मधुमक्खी बनाती है। अब मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है, कितने लोगों को पता है मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है, बताओ। हेलो, हाँ, एकदम माइक आगे से मत पकड़ो, पीछे से पकड़ो। हाँ, जैसे मधुमक्खियाँ तो जो फूल होते हैं उसमें से रस चूस के उसका जो छत्ता होता है उसके छत्ते के अंदर डाल देती है, और हाँ सीधा वहाँ से रस लाती है, छत्ते में डाल देती है। और कुछ इसलिए केमिकल तो बहन प्रोसेस मानती नहीं है तुम्हारी तुमसे कुछ, मैंने कहा तो अगर रस वहाँ बना बनाया मिलता है और ला के छत्ते में डाल देती है। नहीं, और फूल में से रस चूसती है और अंदर छत्ते में जाके कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, और वहाँ केमिकल रखा रहता है, उसको उसमें मिलाती है। नहीं, सब मिलके कुछ सब मधुमक्खियाँ जो मिलके कुछ तुमको करते आंसर हैं। पता है कि मैनेज कर रहे हो,
मेहनत नहीं करते। मैनेज कर रहा हूँ, बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, किसको सही पता है? हाँ जी, इनको दो। हाँ, ये योग्य व्यक्ति हैं। मधुमक्खी जो है वो फूलों का रस अपने मतलब रस शरीर के में क्या अंदर, क्या लेती है? रस में पोलन भी आता है और रस भी आता है, और वो अंदर जाता है सलाइवे के साथ मिक्स करके वो हेलो हेलो तो उसका जो शरीर का अंदर का जो रस है वो सलाइवा, जैसे हम सलाइवा बोलते हैं, उसी के साथ मिक्स करके वो अपने हनी कॉम में लाके वहाँ सील करती है। वो रियल हनी है जी। और कोई इससे बेहतर बता सकता है? हाँ जी, अविनाश भाई। अविनाश भाई आजकल देश में आंदोलन चला रहे हैं, विष मुक्त भारत। विष मुक्त भारत। शहद में 3 प्रोसेस होती है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है सुक्रोज। जब मधुमक्खी पराग उठाती है फूल से और उसके मुंह में वो जो घूमता है पराग, तो उसके लार्वा यानी लार और पराग से जो निर्मित होता है वो पहला फॉर्मेट है ग्लूकोज। उस जब 4 किलोमीटर तक फ्लाई कर लेती है तो उसका रूपांतरण होता है, उसका सलाइवा का जो प्रोसेस है उसमें रूपांतरण होता है फ्रुक्टोज का। और तीसरा उसका प्रोसेस होता है जब 14 किलोमीटर तक वो फ्लाई करती है तो सुक्रोज बनता है। सुक्रोज हमारे लिए मेडिसिन है, अमृत है। आज जो कंपनियां सारा बेच रही है, चाहे वो डाबर हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे वो और दूसरी कोई कंपनियां हो, ये सारी कंपनियां फ्रुक्टोज 6 बेचती है। फ्रुक्टोज 6 मतलब केमिकल कंपाउंड है जिसको चाइनीज सिरप बोला जाता है। ये शहद नहीं है। पूरे देश के किसानों से 1 लीटर भी 1 किलो भी शहद ये लोग खरीदते नहीं हैं और हजारों लीटर शहद बेच रहे हैं, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड है। जैसे जीवन में 2 भाग है, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक चीज़ आदमी डाइजेस्ट कर सकता है, अबायोटिक चीज़ डाइजेस्ट करने के लिए पेड़ पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये फ्रुक्टोज 6 नाम की जो चीज़ है ये अबायोटिक चीज़ है। केमिकल उसमें क्या थे उन्होंने एनालिसिस कर लिया कि मधुमक्खी ने ये सारा प्रोसेस करके क्या केमिकल इकट्ठा किया था, वो 6 केमिकल इन्होंने अपने तरीके से मिला दिया उसमें और उसका एक सिरप तैयार किया। इसलिए वो कभी गोटता नहीं है, एकदम पारदर्शक दिखाई देता है और उसमें कोई टेस्ट नहीं होती, मीठा होता है ये। और इसके बारे में भी और बातें हो सकती है, मगर अभी इतना मुझे लगता है काफ़ी है। हाँ, मतलब 14 किलोमीटर उड़ना जरूरी है ना? है ना? तो जो भी होगा, चलो 14 नहीं होगा 10 होगा, जो भी हो, लेकिन कम से जो मैंने पढ़ा था कहीं पे वो 15,000 बार 10,000 बार सलाइवा मुंह में अंदर, हाँ, अपना अंदर घुमाती है ना? अब ये इतना सा ये क्वेश्चन तो लेकिन बच्चे ने तो पूछ दिया ना। और कितने साल का बच्चा? वो हो सकता है उस समय 3 साल का रहा होगा या 2.5 साल का रहा होगा, हो सकता है उससे भी छोटा रहा होगा। एक 2.5 साल का बच्चा पूछ देता है कि ये शहद कैसे बनता है, अब समझाओ उसको शहद कैसे बनता है। इसका मतलब है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम क्या खाएं वो नहीं पचता है ना? जो हमारे शरीर की स्थिति है उसके अनुसार पचता है। तो हम दूसरे को क्या बता दें वो नहीं पचता है। जब सामने वाला कुछ पूछता है तो वो पचता है। तो एजुकेशन वो नहीं है कि हम क्या बता रहे हैं, इसलिए बार बार आपसे रुक के बोलता हूं। थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ कि मधुमक्खी को आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को हम शुगर खिला देते हैं। हाँ, उसको भी करप्ट कर रहे हैं हम। हाँ। मधुमक्खी को करप्ट कर रहे हैं, उसको शुगर खिला देते हैं जिससे वो शहद दानेदार होता है। दानेदार अगर शहद है तो वो समझ लेना कि वो शुगर का शहद है। और आपने जो बोला वो किलोमीटर में वो सलाइवा उतने बार उसमें ये होता है, घूमता है, इसीलिए वो किलोमीटर का, क्योंकि हम ये नहीं समझ सकते कितने बार घुमाया, इसका काउंटिंग नहीं हो सकता। मगर मधुमक्खी कहाँ से पराग ला रही है, कौन से वृक्ष से ला रही, तो वहाँ से किलोमीटर फ्लाई हो सकते हैं, वो काउंटिंग हो सकता है। इसलिए मैंने नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक दूसरी घटना घटी, हमारे एक मित्र आए, कौन है वो? समीर वाजपेयी एक बार घर आए थे। मैं, समीर भाई है, क्या करते हैं?
इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है? अब ले बताओ, इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है? क्या पढ़ाते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। क्या होता है ये? अब बताओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? उसकी तो एजुकेशन शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि एक बच्चा जो कुछ भी पूछता है, यदि उसका बहुत सम्मान के साथ जवाब दिया जाए, ये ना मानते हुए कि वो बच्चा है, ये ना मानते हुए कि क्वेश्चन अभी इस लायक नहीं है, आप उस क्वेश्चन का आंसर उसके लायक बनाओ। क्वेश्चन गलत नहीं है ना? हमको आंसर देना नहीं आता है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम बच्चा मान के उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम केवल उसी क्वेश्चन को सम्मान करते हैं जिसका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये हमारी प्रॉब्लम है ना? हमारे को बच्चे की नहीं पड़ी है, हमको मार्क्स की पड़ी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमको अपने बच्चे का कोई ख्याल नहीं है, हमको पैसे का ख्याल है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन और बच्चे एटीएम मशीन हो जाएं, ये माँ बाप की सफलता। पैकेज से ज़्यादा हमको कोई बहुत ख्याल है नहीं। समाज की जो स्थितियाँ दिखाई देती हैं, यहाँ की जो भी स्थितियाँ हों, उनका आकलन आप कर लें। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल कहीं और है और हमारे सारे प्रयास बिल्कुल कहीं और हैं। इसलिए सारी सफलता के बावजूद मुट्ठी खाली है ना? तो और ये जिम्मेदारी हमारी है। ये काम कोई सरकार नहीं करेगी, ये काम कोई कंपनी नहीं करेगी, है ना? किसी से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। बच्चे हमने आपने पैदा किए थे, बच्चे हमारी आपकी धरोहर हैं, है ना? हम इनके लिए जो कुछ भी सोचना है वो हमारा आपका काम है। और ये काम पैसे से नहीं होगा, पद से नहीं होगा, है ना? इसको गूगल नहीं करेगा, है ना? कोई एप्लीकेशन नहीं करेगी इस काम को। जब रोबोट नहीं करेगा, इसको जब भी करेगा मानव ही करेगा और माँ बाप ही करेंगे। बढ़िया। हाँ जी, क्या डाल दिया पानी? वो कल मैं परेशान हो रहा था कि वो जो न्याय आपने बताया था, हाँ, परिवार के सदस्यों के बीच में शिकायत मुक्त होने पर ही संबंध। शिकायत मुक्त होना नेगेटिव भाषा है, लेकिन परिवार के लोगों में तृप्ति की निरंतरता हो जाए। तो वो आज आपने एक जो बात बोली ना अभी, वो रक्षाबंधन के चक्कर में, तो उससे मेरे को समझ में आ गया कि जैसे एक बात तो समझ में आ गई, परिवार में अगर किसी में कोई कमी है उसको एक बार ही बोलना है और अच्छा ही उसको 10 बार बोलना है। अब तक क्या हो रहा था कि मैं कमी पे कहता था, तो कहते थे यार वो कमी कमी दिखती है आपको में, तो मैं कहता था तो अच्छा तो सबको होना ही है। परिवार में से अच्छा ही थोड़ी बोली जाती है, जिनके साथ रहते हैं कमी बोली जाती है, क्योंकि तुम्हारी कमी मेरे को भी प्रभावित करती है, परिवार को भी प्रभावित करती है। लेकिन अब समझ में आया कि परिवार में भी सबको सम्मान तो चाहिए, इसलिए प्रशंसा थोड़ा अच्छी लगती है। प्रशंसा तो जब नहीं है, वो सही का सम्मान है। सही का सम्मान, कोई झूठी प्रशंसा नहीं करना है। हाँ ठीक है। तो इसलिए अगर इसका मतलब है कि यदि आप सही का सम्मान नहीं कर पाते तो अपने में कहीं मामला अपने में कहीं विश्वास की कमी या खुशी की कमी, है ना? फ्रस्ट्रेशन तुरंत बाहर आती है, खुशी बाहर आ नहीं रही। इसलिए थोड़ा न्याय तब हो जाएगा। 3 शिविर के बाद अन्याय कम होगा। हाँ, न्याय नहीं आएगा। ओके ओके, अन्याय तो कम होगा। 2-2.5 शिविर के बाद मुझे लग रहा था कि व्यवहारिक धरातल पर ये तत्व ज्ञान तो ले लेंगे, पर जब करने जाते हैं तो थोड़ा कई बार पशुपेश ये समझ में नहीं आता कैसे करें। तो ये सूत्र तो जबरदस्त है कि हम उसकी अच्छाई का सम्मान करें और 2, 5, 10 बार बोल दें, तो उसमें बोल दे में जोर लग रहा है। हाँ मतलब हाँ, वो एहसान कर दें। नहीं मतलब झूठ में नहीं, मतलब उसको एहसास हो कि ये मेरी अच्छाई भी मतलब देख पा रहे एहसास हैं। कराने के लिए करना है। अपनी खुशी हाँ। आपकी खुशी से व्यक्त नहीं हो रहे नहीं, हो। वो हमारे पास क्या शब्द का एक्सप्रेशन उतना बढ़िया थोड़ी है आप जैसा, ये तो समय लगेगा। शब्द का एक्सप्रेशन है कि भाव गड़बड़ है। भाव बढ़िया से भाषा है, भाव ठीक होगा तो भाषा ठीक बनेगी। नहीं मैं बहुत बढ़िया, ये सूत्र अच्छा है। कमी 1 बार और अच्छाई 10 बार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, है। हाँ बोल दिया मैंने आपकी तरफ से। भैया
हाँ जी। थोड़ा सा एक हल्का सा डिसएग्रीमेंट आ रहा है कि बच्चे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछें तो उसको इमीडिएट या आंसर देना चाहिए हमको। इमीडिएट मत दें, नहीं आता है तो बता दें बेटा पता नहीं है मैं पूछ के बताऊंगा, ये क्वेश्चन के लिए मेरे को याद है मैंने बोला था बेटा मेरे को नहीं मालूम है कहीं से पूछ के बताऊंगा। चलो बाद में भी दें तो रेडीमेड आंसर्स हैं। मेरे को लगता है कभी कभी तो सही मायने में अपने बच्चे की देखो, एक मेरे को लगता है ये भी कोई प्रयोग करके देखे और ये बहुत अभूतपूर्व प्रयोग होगा। कोई अपने बच्चे के क्वेश्चन की लिस्ट बनाना शुरू करे और जब वो बच्चा बड़ा हो तो उसको दिखाया जाए देखो तुम इस डेट में तुमने ये क्वेश्चन पूछा था, ये मैं कर रहा हूँ, इस डेट में तुमने ये क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चे को पता चले कि मेरा मेंटल ग्रोथ कैसे हुआ है। ये चल रहा है ऑलरेडी। मैं डेली की मेरी वाइफ लिस्ट बनाते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। सुनिए देखिए, लेकिन ये रियलाइज किया हमने कि जो भी वो क्वेश्चंस पूछता है उसके हमारे पास आंसर्स नहीं होते। तो हम कोशिश ये करते हैं एज ए पेरेंट कि हम उसको भी ऐसे ही बताते हैं कि जैसे तू खोजी है मैं भी खोजी हूँ, चला मिलके खोज करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर अब रेडीमेड आंसर्स हमने उसको दे दिए तो पता है मधुमक्खी ने शहद कैसे बनाया मैंने बता दिया उसको, तो उसको आदत पड़ जाएगी रेडीमेड आंसर सुनने की। तो इसलिए मेरी कोशिश हम इस तरीके से करते हैं कि एक खोजी के रूप में हम आगे जाते हैं। दोनों बातें हों, उसको दोनों भरोसा हो कि इनके पास आंसर भी हैं और आंसर को खोजने की कोई प्रक्रिया भी है ना। आदमी के इनके पास भी आंसर नहीं है तो वो भी एक स्थिति आएगी कि यदि इनके पास भी आंसर नहीं है तो फिर ठीक ही है। तो उनको ये भी भरोसा हो, तो जो बड़े होते हैं बड़े इसको इसलिए होते हैं कि उनके पास आंसर होते हैं। आपके पास आंसर है लेकिन आप उसको उस प्रोसेस में डाल सकते हो कि वो आंसर खोजे, ये फैसिलिटेशन का काम हो सकता है, तो ये और अच्छी स्थिति हो सकती है। हाँ जी। एक अभी दृष्टि की भी बात की थी कि भी दृष्टि, हाँ, दृष्टि की, हाँ, तो जैसे माइक थोड़ा पास रख, जैसे जीवन विद्या को लेकर के है तो यहाँ तो सभी ने ये प्रिय हित लाभ दृष्टि न्याय दृष्टि ये समझी भी है, लेकिन इन जनरल समझी हुई नहीं है, सुनी हुई है भैया। सुनी हुई। हाँ, हाँ। लेकिन इन जनरल तो समाज के अंदर में अगर हम देखते हैं तो कहीं भी वो इसको पर्सनली ले लेते हैं, तो मन के लेवल पे विचार के लेवल पे वो खुले मन से तो बात भी नहीं करना चाहते हैं कि इससे तो मेरे अंदर का कुछ मालूम पड़ जाएगा सामने वाले को। तो ये प्रक्रिया इस तरह से फिर वो किस तरह से मतलब कि वहाँ देखिए रास्ता कुछ नहीं है, रास्ता वही है जैसे हम सब ने मेहनत करके अपने बिजनेस फैलाए हैं, अपने बाकी कार्यक्रम फैलाए हैं, ऐसे ही मेहनत करके हमको समझ का कैनवस फैलाना होगा, है ना। जिस दिन पूरा मोहल्ला, भाई हर आदमी के संपर्क में गिनती के 10 परिवार होते हैं। हर आदमी की दुनिया 1000 परिवार नहीं है, गिनती के 10 परिवार हैं। आप देख लीजिए आपका परिवार किन 10 परिवारों से प्रभावित होता है ना। तो यदि वो 10 परिवारों में समझ का काम आ जाए तो आपकी दुनिया तो बदल जाती है। तो धीरे धीरे परिवार में किसी एक व्यक्ति से शुरू होता है, एक से अनेक तक जाता है। जैसे जैसे वातावरण जितना बदलता जाएगा, किसी भी मानव के विकास के लिए 3 पैरामीटर्स हैं: संस्कार, वातावरण और अध्ययन। संस्कार, वातावरण और अध्ययन। तो संस्कार, वातावरण और अध्ययन में वातावरण ही वो चीज़ है जिसको बदला जा सकता है। वातावरण के बदलने से जो संस्कार है, जैसी भी उसकी स्थिति है, उसके अनुसार जो निर्णय है, जो अध्ययन है, जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष बदल जाएगा। तो संस्कार एक आदमी की अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उसके पास है ही है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड से वो जो निष्कर्ष लेगा वो लेगा। लेकिन यदि वातावरण, जैसे शिविर क्या है, एक वातावरण बदल दिया गया। शिविर, अध्ययन शिविर का इतना ही मतलब है कि एक वातावरण बदल दिया गया, उस बदले हुए वातावरण में वो बेहतर निष्कर्ष लेने लगता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज क्या चीज़ है, इंजीनियरिंग करने वाले और कराने वाले इकट्ठे हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज क्या चीज़ है, मेडिकल की जानकारी रखने वाले और करने वाले इकट्ठे हो गए हैं। तो बेसिकली सभी चीज़ के बारे में एक ही शब्द कहा जा सकता है। किसी ज्ञान विशेष के लिए कोई वातावरण हमने क्रिएट कर दिया है तो सामान्य बच्चा भी आके उस वातावरण में उस अधिकार को पा जाता है
जिसको वो सारी ज़िंदगी नहीं पा सकता था अपने से। तो ये हमने होते हुए देखा है। तो यदि हमने इंजीनियरिंग का, मेडिकल साइंस का वातावरण बनाया है, बिजनेस का वातावरण बनाया है, तो क्या समझने और जीने का वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं है? और क्या ये बनाया नहीं जा सकता है? बस इतना ही काम करना। और ये तो जीरो बजट प्रोग्राम है, इसमें तो कोई पैसा भी नहीं खर्चा होना है। बढ़िया बढ़िया। सुखद सर सर। एक क्वेश्चन था। हाँ। हम लोगों ने न्याय, धर्म और सत्य को हाँ। अगर देखेंगे तो उसको एक तरीके से बोला कि मतलब ये अपेक्षाएं है करंट सिचुएशन में। तो जब अपेक्षा बोल रहे हैं तो दो व्यक्ति या तो फिर एक परिवार के अंदर की जो, या तो फिर समाज के अंदर की, मतलब सभी अरस परस, मानव मानव के बीच में न्याय हाँ। की अपेक्षा है ही है। न्याय, धर्म, सत्य। हाँ। तो जब भी मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ, जब मेरे अंदर ये 5 प्रक्रिया है अपनी यहाँ पर, बराबर क्रिया है, तो ये जो 5 क्रिया 4.5 क्रिया, हाँ 4.5 क्रिया है। तो अभी जैसे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कि समझो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं अपनी ज्ञान की या तो फिर समझ की, जो समझने के लिए मैं बैठा हूँ, उससे मेरे को सुख मिल रहा है, सत्य दृष्टि। हाँ। तो जब मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सुख मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं उसको कंपैरिजन कैसे करूँ? क्योंकि ये तो मैं अकेला हूँ यहाँ पर, सामने तो कोई है नहीं। कंपैरिजन किससे करना है? तो जैसे हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुलन करना है, तुलन इसलिए तो कहा, कल यही बात बोली है, यही बात पकड़ने की है। देखिए फिर से कह रहा हूँ कि एक परिचय शिविर को 10 बार सुने, अध्ययन शिविर को 10 बार सुने। जो कुछ बोला जाता है बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक चीज़ पे ध्यान जाता है, 10 चीज़ गायब हो जाती है। तो 10 चीज़ों को पकड़ने के लिए 10 बार उसी को बार बार सुनने से वो बात स्थिर होगी। तो कल एक बहुत अच्छी बात हमने शेयर की थी कि कंपैरिजन, तुलन की क्रिया जीवन में है, तुलन क्रिया से हम मुक्त हो नहीं सकते, ये बात बोला। प्रियहित लाभ के शरीर के धरातल पर जीते हुए हमेशा जब मैं कंपैरिजन की क्रिया चलेगी तो कैसे चलेगी? अब वो प्रियहित लाभ में चलेगी। प्रियहित लाभ में चलेगी तो कंपैरिजन करने के लिए दूसरा आदमी ढूंढना पड़ता है। अब मैं अपने आप को अच्छा बताना चाहता हूँ। सारा चुगली का जो गेम है उसके पीछे एक ही मामला है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो अच्छा हूँ, वो अच्छा नहीं है। तो अपने आप को अच्छा बताने के लिए मैंने तो उसको कई बार समझाया, वो तो सुनता नहीं है, उसकी तो समझ ही ऐसी है। मैं कोर में कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ, मैं कोर में कहना चाहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ। तो अभी तक अपने आप को स्वमूल्यांकन करने का मापदंड हमारे पास नहीं है, इसलिए अपने को अच्छा बताने के लिए मुझको 4 लोगों को अधूरा बताना पड़ता है, खराब बताना पड़ता है। ये बाय डिज़ाइन आता है। तो जिंदा रहने के धरातल पर कंपैरिजन एक व्यक्ति के प्रियहित लाभ का दूसरे व्यक्ति के प्रियहित लाभ से होता है। ये एक स्थिति हो गई। जब आप सत्य की तलाश, न्याय धर्म सत्य के साथ चलते हो तो जीवन में न्याय धर्म सत्य की प्यास पहले से है ना। मैं दूसरों के साथ न्याय कर पाऊँ, है ना, और मैं सभी के साथ न्याय कर पाऊँ, फिर उसमें नेचर तक आ गया। लेकिन मुझ में ये योग्यता आ जाए तो फिर मेरे अंदर जो कंपैरिजन है, जो पहले भी कहा, जब मैं निरपेक्षता को पकड़ लेता हूँ तो सापेक्षता से मुक्त हो जाता हूँ। जब मैं निरपेक्षता को पकड़ लेता हूँ तब मैं सापेक्षता से मुक्त हो जाता हूँ। अब मेरी यात्रा इस बात की है कि मैं पूर्ण हो जाऊँ। मेरी पूर्णता की पहचान को मैं अपने अंदर क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरे भीतर कोई अंतर विरोध नहीं है, बाह्य विरोध नहीं है। मैं अपने भीतर से निर्दोष हो जाऊँ, अंतर विरोध बाह्य विरोध से मुक्त हो जाऊँ, समाधान से संपन्न हो जाऊँ। इसमें दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत है? मेरा अधूरापन मुझी को दिखता है, इसलिए दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए पहली बार ये सूत्र लागू हो जाता है। 2 सूत्र बहुत शानदार। जागृति पथ पर कदम रखते ही सारा ताप, शाप, शोक शांत हो जाता है। जागृति पथ पर कदम रखते ही सारा शाप, ताप, शोक शांत हो जाता है। या दूसरा कहा, ना पूर्णता, ना किसी से आगे जाना है, ना किसी के पीछे जाना है। पूर्णता के लिए सहयोग लेना है, सहयोग देना है। दूसरों को चलाना है कि मुझको चलना है? मुझको चलना है, किसी को नहीं चलाना है। मतलब हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था रास्ता कि
कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पूर्णता की गति जो है उसको बढ़ाने के लिए या तो पूर्णता की तरफ जाने के लिए मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ। जैसे आदरणीय नागराज जी ने जब ध्यान करने का या तो फिर वो 20 साल का उनकी जो प्रक्रिया थी उसका डिसीजन लिया कि मेरे को ये समझना है, तो उस वक्त मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में जब हमारे अंदर तुलन की प्रक्रिया तो कॉन्स्टेंटली चल रही है, तो उस वक्त जब संबंध की बात करेंगे तो उसमें न्याय आता है। तो वहाँ पर जो डिसीजन ले रहे हैं उस वक्त मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिय हित लाभ के कंपैरिजन में कंपैरिजन की, तो वो जो है तो वहाँ पर ना कोई संबंध है, ना कोई अभी अखंड समाज में धर्म की वो करने की बात है, ना ही चारों अवस्थाओं में संतुलन की बात है। मैं अपने लिए अपनी पूर्णता को कंप्लीट करने के लिए मैं एक प्रोसेस में जा रहा हूँ। तो उस वक्त तुलन कैसे होगा, मतलब जैसे कि वो मैं जैसे उन्होंने वो मतलब ये उनके में हमारे में अंतर है। हाँ। हमारे को उस यात्रा पे चलने के लिए पहले से ही अनुभव मूलक सूचना उपलब्ध है। हाँ, है ना। तो अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और मान्यतापूर्ण आचरण का स्वरूप कैसा है। इसलिए कहा कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हर समय ये बनाए रखना। अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये हर समय अपने अंदर टिकाए रहना। उसके लिए अनुभव की रोशनी सूचना के रूप में मेरे अंदर इंस्टॉल हो जाए। पहला स्टेज ये है। तो पहला स्टेज शब्द से अर्थ की यात्रा है। शब्द से अर्थ की यात्रा में वो टॉर्च काम करना शुरू कर ही देती है, और मेरे भाव और विचार से लेके कार्य और व्यवहार तक की स्कैनिंग हर समय होती ही रहती है। तो मैं अपने अधूरेपन को भी देख पाता हूँ, और जो भी मेरा आचरण है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड सार्वभौम मानवीय आचरण के नज़दीक है, की तरफ है, उसको भी देख पाता हूँ। जो सकारात्मक है उससे उत्साहित होता हूँ, जो गैप है उसको पहचान के उसको ठीक करने के लिए अपने काम में लगा रहता हूँ। इसमें दूसरा कोई बीच में है ही नहीं। तो हमारे सामने रास्ता अजनबी नहीं है। हम मंजिल पे निकले हैं और गूगल मैप साथ में लेके निकले हैं। मतलब मेरा तुलन हमेशा उस चीज़ पे है कि मेरे पास जो अनुभव की रोशनी में जो सूचना है, उस सूचना से वो कंपैरिजन अभी चल रही है, और उस कंपैरिजन में मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ मेरे को सुख मिल रहा है, इसीलिए मैं ये गति में आगे जा रहा हूँ। तो ये जो कंपैरिजन अनुभव की रोशनी के साथ हुआ, उसको हम न्याय धर्म सत्य में कहाँ रखेंगे? न्याय धर्म सत्य की तो रोशनी, अनुभव की रोशनी मतलब न्याय धर्म सत्य की रोशनी। अनुभव की रोशनी का मतलब है न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, और रोशनी मतलब वही दृष्टि है। समझ गया। कितना बढ़िया। अपना तो बिल्कुल वैसे ही है। गूगल मैप लगाया, मोबाइल में फीड कर दिया एक बार, अब वो रास्ता बताता है, इधर मुड़ो, इधर चलो। और देखो गूगल मैप कितना अच्छा है। गूगल मैप के जैसा अपने को होना है। गूगल मैप में वो जो रास्ता बता रहा है, उसकी जगह में आगे चले जाओ। अब वो गाली देना शुरू करता है, अबे सुनता नहीं है, दिखाया तो था, बार बार वही गलती कर रहा है, ऐसा बोलता हो। कोई भी रोड ले लो, वहाँ से फिर दोबारा रास्ता बताता है, देखो अब ऐसे चल। फिर गलती कर दो, फिर वहाँ से रास्ता बताता है, देखो अब ऐसे चल। क्या दिक्कत है? जीवन निरंतर। कितना ही लंबा चक्कर लगाएं, लगाते रहो। रास्ता तो वहीं से, जहाँ खड़ोगे वहीं से रास्ता मिलेगा। पूरा अस्तित्व एकदम कनेक्टेड है, सब जगह रोड है। हाँ, थोड़ा हाथ पैर टूटेगा, क्या दिक्कत? इसको आप कहाँ हो? हाँ, मैं इधर। हाँ जी, हाँ, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो अपन अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं। जैसे यदि आप यहाँ नहीं बैठते तो हम कुछ प्रिय हित लाभ का काम कर रहे हैं, है ना। तो उसमें भी तुलना है, अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं, अपने तन को कहाँ लगा रहे हैं, है ना। अपनी समय और ऊर्जा, अपनी आशा विचार इच्छाओं को कहाँ नियोजित कर रहा हूँ। प्रिय हित लाभ, तो वहाँ भी आप तुलना करते रहते हो। अभी भी यहाँ शिविर में 18 तक रुकूँ कि चला जाऊँ, कुछ और काम है। तो इस अर्थ में भी अपने साथ न्याय करने की बात है। अपने को जो सच्चाइयों को समझने से सुख समाधान के लिए जो काम करना है, या प्रिय हित लाभ के लिए काम करना है। तो इसमें भी तुलना में आप ये पाते हो कि ये वरीय है ना। तो उस अर्थ में भी तुलना हो रही है।
और बोलो। माइक। हेलो, कल का जो 4.5 क्रियाओं का एक्सरसाइज बताया था भैया, उसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन और शेयरिंग है। जैसा चित्रण से आस्वादन तक आना और फिर आस्वादन से चित्रण तक जाना, ऐसे दो तरीके से एग्जाम्पल लेके एक्सरसाइज वो आपने बताया था। और तेज बोलो तो मेरा ध्यान इस तरफ गया कि चित्रण जो है वो चित्रण बदलते रहता है। जैसी मान्यताएं हमारी हमको किसी ने दे दी है उसी को चित्रण कहेंगे, और वो चित्रण बदलते रहता पूरी जीवन यात्रा में। जैसे पहले अगर मैं मेरी बात करूं तो पहले ये मुझको ये पता था कि हेल्थ एंड वेल्थ बराबर सुख है, ज़िंदगी में इतना ही पाना है, हेल्थ भी आ जाए और वेल्थ भी आ जाए। तो हेल्थ मतलब अच्छा खाना, अच्छा पीना, और वेल्थ मतलब उसके लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे वो वेल्थ हो गया। और वो हेल्थ और वेल्थ पूरा सिर्फ प्रिय हित लाभ के ही अर्थ में पहचाना जाता था, शरीर के लेवल पर ही पहचाना जाता था। फिर आया कि हेलो, ठीक, फिर आया हेल्थ इज़ वेल्थ, और फिर वो हेल्थ में और एक फैक्टर ऐड कर दिया कि वो हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो मेंटल हेल्थ भी है। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ प्लस वेल्थ इज़ वेल्थ। तो उस पर फिर कुछ समय जिए, और मेंटल हेल्थ यानी उसमें एक विचार वाला पक्ष आ गया कि शांति। शांति मतलब आप शांत बैठो, मन को शांत करो। अभी ये समझ, अभी फिर चित्रण बदल गया कि मन को शांत करना मतलब शांत बैठना नहीं है, क्योंकि क्रिया पूर्णता है, आचरण पूर्णता है, परमाणु एक गति के साथ पूर्णता की ओर जाता है, तो वो शांत तो रह नहीं सकता। शरीर शांत बैठ सकता है लेकिन मन वैसे शांत आपका हो नहीं सकता। तो अभी चित्रण फिर से बदल गया शिविर में आने के बाद कि हेल्थ और वेल्थ को समझ की ओर लगाना है, अस्तित्व को समझ, सह अस्तित्व को समझने की तरफ लगाना है, और मेरी उपयोगिता उससे न्याय, धर्म और सत्य के रूप में प्रमाणित होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये एक चित्रण अभी सामने आ गया। तो मेरा सवाल ये है कि जब तक चित्रण नहीं है तब तक आप उसको प्रिय हित लाभ, न्याय, धर्म, सत्य पर तुलना कैसे करोगे, उसका विश्लेषण कैसे करोगे, और आस्वादन कैसे होगा? चित्रण तो के चित्रण साथ पहले ही आना चाहिए, और नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे? आस्वादन तो हो ही नहीं सकता जब तक कोई चित्रण ना हो आपके सामने। नहीं, जैसे कोई आप पहली बार किसी ने आपको बताया कि ऐसे ऐसे कोई जीवन विद्या शिविर होता है, आपके पास तो चित्रण नहीं था, आपके दोस्त आपको बता रहा है। अब बताने वाला कौन है उस पर निर्भर करता है। तो यदि आपका कोई दोस्त है जिसको आप बहुत वैल्यू करते हो, है ना, सम्माननीय व्यक्ति है, तो आप उसकी बात पे ध्यान देते हो। क्या होता है भाई उसमें? तो जो भी बताया उसके बताने से उसका विश्लेषण होते हुए और वो चित्रण में स्थापित हो गया कि ऐसी कोई चीज़ है और एक बार देखना है। मतलब तो ये चित्रण क्या बना हुआ? दिया हमने। दूसरे व्यक्ति ने एक चित्रण आपके अंदर था। आप जितना भी एडवर्टीजमेंट देखते हो, आप जितना भी यूट्यूब देखते हो, आप जितने भी नए लोगों से मिलते हो, जितने भी कोई नई डिश खाते हो, ये नए चित्रण स्टोर हो ही रहे ना रोज। तो इसमें क्या खास बात? तो वही मतलब चित्रण के बिना हाँ, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन हो ही नहीं सकता। पहले चित्रण ही आएगा। अरे पहले चित्रण नहीं आएगा, ये पांचों पहले एक्चुअली पहले बाद में है नहीं, पांचों क्रिया साथ ही निरंतर चलेंगे। है ही हैं। लेकिन जब मैं पहली बार आपसे कोई बात कह रहा हूँ, एक टीवी में ऐड करने वाला है ना, जब आप कोई चीज़ को देख रहे हो तो आप उसको देख भी रहे हो, सुन, तो जीवन में सुनना, बोलना, देखना, तीनों क्रिया एक साथ हो रहा है ना, तीनों क्रिया एक साथ हो रहा है। ये ठीक है कि फाइनली कोई चीज़ चित्रण में जाके रुकती है, तो मेमोरी का जितना भी स्टॉक हाउस है उसका नाम चित्रण है। लेकिन प्रोसेस यही है कि यदि मैं सुनने को ही तैयार नहीं होता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिस पे मेरे को कोई भरोसा नहीं है, तो मैं सुनने को ही तैयार नहीं होता हूँ, तो वो जो चित्रण मुझको देना चाहता था मैंने लेने से ही मना कर दिया। तो चित्रण एक वो प्रक्रिया है जब सुनना होके स्वीकार हो गया है, उसको चित्रण बोल रहे हैं। और चाहना की शुरुआत हो मतलब सुनना हो। हाँ, सुनना हो गया। सुनना हो। ठीक है। हाँ जी, बढ़िया, ठीक हो गया। आगे बढ़ें।
चलिए फिर से एक बार न्याय धर्म सत्य। देखिए मेरे को ये स्वीकृति बना है कि यदि ये सीक्वेंस ठीक से बैठ जाता है तो हमारे जीने में बहुत कुछ बदल जाता है ना। तो न्याय धर्म सत्य बोलने से अब आपको कैसा लगता है? बिल्कुल जैसे कुर्सी सुनने से लगता है उतनी ही जैसे कुर्सी, टेबल, माइक, पेन, ये सुनने से कैसा लगा? और न्याय धर्म सत्य सुनने से कैसा लगा? जितनी क्लैरिटी, शंका मुक्ति कुर्सी टेबल सुनने से आती है उतनी ही क्लैरिटी न्याय धर्म सत्य सुनने से आती है। कितने लोगों को आती है? थोड़ी सी कम आती है। कितने लोगों को लगता है कि ये थोड़ी सी कम आती है उसकी तुलना में? हाथ उठाइए। ठीक है, जो नहीं उठा रहे उनका क्या समझूं? ठीक, तो फिर से बोल देता हूं, मुझको पता है ये बहुत धीरे से बैठता है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। न्याय धर्म सत्य को फिर से बोल रहा हूं। एक मानव का समाधान से सुखी होना। समाधान से सुखी होने का क्या मतलब है? संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मानव क्यों है, मैं क्यों हूं, कैसा हूं, और मानवीयतापूर्ण आचरण। ये तीनों का अपने अधिकार में आ जाना। और अपने अधिकार में कैसा आ जाना? अनुभव संपन्नता। यदि फाइनल बात कहेंगे तो अनुभव संपन्नता की बात हो गई, है ना। अनुभव गामी का मतलब है अनुभव की ओर गमन। अनुभव मूलक का अर्थ है ना, जिसके मूल में अनुभव है, अनुभव पूर्वक व्यक्त होना। तो जब हम अनुभव के पहले सारा कार्यक्रम अनुभव के लिए है। अनुभव होने के पहले चाहे हम शिविर लें, अध्ययन शिविर करें, अध्ययन शिविर कराएं, है ना, खेती करें, गौपालन करें, फैक्ट्री चलाएं, बच्चों से प्यार करें, जो कुछ भी करें, फाइनली ये हमको अनुभव के लिए मदद करने की आवश्यकता है ना। ये अनुभव के लिए मदद करे तो ये सार्थक है। ये अनुभव में बाधा बने तो इसकी समीक्षा की ज़रूरत है। कहाँ गैप रह गया, कहाँ क्या हुआ। हर व्यक्ति अपने में अपनी मंजिल तक पहुंचना ही चाहता है, लेकिन ये सीधी रेखा सबके लिए नहीं है। ये रेखा सबकी अपनी है, अपनी चेतना की जर्नी के अनुसार। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहली चीज है एक मानव का समाधान पूर्वक सुखी होना। ये क्लियर हो गया? ठीक, एक मानव का समाधान पूर्वक सुखी होना, समाधान पूर्वक सुखी होकर फिर दूसरों के साथ स्वयं में व्यवस्था में भागीदार। तो हर मानव स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का पहला चरण परिवार, दूसरा चरण अखंड समाज, तीसरा चरण सार्वभौम व्यवस्था। तो व्यवस्था के 3 ही चरण हैं। पहला चरण परिवार। जब परिवार की बात कह रहे हैं तो बेसिकली आपका मित्र और ब्लड रिलेशन को परिवार माना है। तो परिवार में तो मैं ज्ञान को, समझ को, समाधान को करूँगा क्या? दूसरे मानव के साथ शेयर करूँगा, दूसरे मानव को भी समझ आ जाए। तो यदि दूसरे मानव को समझ आ जाए तो मेरे समझने का प्रमाण मुझको मिला। तो ए बी को समझा पाया, बी सी को समझा पाया, सी समझ पाया तो बी के समझने का प्रमाण मिला, और बी के समझने का प्रमाण मिला तो मेरे समझने का प्रमाण मिला। तो ए से बी और सी तक पहुंच जाए तो समाधान संपन्न होने का मुझको मुझ में प्रमाण मिला। तो मुझको मुझ में प्रमाण मिला तो 2 समाधान संपन्न मानव हमेशा एक दूसरे के साथ शिकायत के साथ जिएंगे, क्या दोनों मिलके बड़ी व्यवस्था में भागीदार हो जाएंगे? दोनों मिलके बड़ी व्यवस्था में भागीदार हो जाएंगे। इसका नाम न्याय है।
तो 2 इकाइयों का उससे बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में संबंध पहचानना, कल कैसे पहचाना था? किडनी के सेल एक दूसरे के साथ संबंध कैसे पहचानते हैं? तो किडनी की शरीर के साथ क्या भूमिका है, उसके लिए मुझको मेरे परिवार के लोगों के साथ मुझको क्या करना है। तो मेरे परिवार की समाज के साथ क्या भूमिका है, मेरी भूमिका समाज के साथ डायरेक्ट होगी कि मेरे परिवार की भूमिका होगी, ये भी समझने की बात है। यदि कैरियर को देखें तो वो इंडिविजुअल जर्नी है, अपनी जर्नी के लिए वो परिवार, समाज और नेचर को यूज करना चाहता है। मेरा कैरियर मेरी उपयोगिता, ये बात परिचय शिविर में आई थी। मेरा कैरियर मेरी उपयोगिता, तो मेरी उपयोगिता की जब बात करता हूं तो मेरी उपयोगिता का पहला प्लेटफॉर्म परिवार है, और परिवार की उपयोगिता अखंड समाज के अर्थ में है। तो मेरी पहचान परिवार में विलय हो जाती है और परिवार की पहचान समाज में विलय हो जाती है। तो जब समाज के लेवल पे काम चल रहा है तो परिवार विधि उसमें शामिल है, इसलिए मानव को मानव नहीं कहा, मानव को परिवार मानव कहा। इसलिए मानव को परिवार मानव कहा। और इसलिए एक बढ़िया सूत्र है कि रूप बल बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, जन धन और यश सामाजिक संपत्ति है। मैं रूप बल और बुद्धि को ओन करता हूं, अपना कहता हूं, इसलिए इससे दूसरे को द्वेष नहीं है। मेरा रूप जैसा है उससे दूसरे को इस बात के लिए द्वेष नहीं है, उसको अपने में कॉम्प्लेक्स आ सकता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरी नाक काट के ले जाएगा ऐसा वो नहीं सोचता है। मेरी नाक ज़्यादा अच्छी है या मेरा बाल ज़्यादा अच्छा है तो एक दिन काट के ले जाएगा ऐसा वो नहीं सोचता है। तो मेरे रूप का विरोध नहीं है, अपने रूप को लेके कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो रूप बल और बुद्धि, किसी मानव का रूप, उसका शरीर बल और मनोबल और उसका बुद्धि बल, ये मानव की व्यक्तिगत संपत्ति है। इससे किसी दूसरे को ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है ना, इससे नहीं होता है। जन धन और यश, ये तीनों सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति का मतलब है जन, जन मतलब बच्चे। तो बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये शरीर नेचर से मिला है और जो कुछ भी हमने अपने शरीर का पालन पोषण किया है वो भी नेचर से मिला है, और जीवन तो एग्जिस्टेंशियल है ही। ठीक, इस रूप में कहा जाए तो बेसिकली ये हर मानव अपने आप में एक उसकी मौलिक यात्रा है। वो मानव लक्ष्य के अर्थ में मानव लक्ष्य पहले से निश्चित है, तो सभी मानव का लक्ष्य एक है कि वो मानव लक्ष्य के रूप में स्वयं को पहचानता है। ऐसा मानव लक्ष्य मुझको स्वीकार में आता है तो मानव लक्ष्य किसी परिवार की सीमा में है कि मानव लक्ष्य सार्वभौम है, यूनिवर्सल है। मानव लक्ष्य यूनिवर्सल है। तो उस रूप में मेरे बच्चे, हम एक दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं है मानव के रूप में। इसका मतलब है कि एक दूसरे को हम अपने अनुसार नहीं चला सकते। तो माँ बाप बच्चों को अपने अनुसार चलाएंगे ये भी संभव नहीं है। पति पत्नी को चलाए, पति पत्नी एक दूसरे को चलाए। इसका मतलब है कि सभी मानव हैं तो मानव लक्ष्य के अर्थ में ही चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन धन और यश ये तीनों सामाजिकता के अर्थ में है। ये सामाजिकता में जाके तृप्ति पाएंगे, ये व्यक्तिगत नहीं है। तो जब भी मैं यश को व्यक्तिगत कहने की कोशिश करूँगा, आज यदि मेरे को आप सबका प्यार और सम्मान मिलता है तो इसका हकदार मेरा परिवार, मेरा मित्र समूह है ना, जिनकी वजह से ये यात्रा हो पा रही है। और जितनी जगहों से भी मुझको जो कुछ सीखने समझने मिला है और आगे भी सीखने समझने के लिए मिलेगा है ना, वो सबके बीच में बराबर का हक है। जब भी कोई इस यश को अकेले में ओन करने की कोशिश करता है, बाकी लोग इसका विरोध करते हैं। तो धन जन और यश सामाजिक संपत्ति है, रूप बल और बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है ना। जब तक हमको ये स्वीकार नहीं होता तब तक अंतर्विरोध और बाह्य विरोध उसी मात्रा में बना रहेगा। तो कहाँ पहुँचे, कहाँ से बात शुरू किए थे? एक मानव समाधान से सुखी होता है
दूसरे मानव के साथ जीता है तो अपनी जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। सबसे पहला चरण परिवार है, तो परिवार में न्याय प्रमाणित होता है। तो मेरी समझ का प्रमाण अपने परिवार की खुशहाली के रूप में दिखाई देता है। मेरी समझ का प्रमाण समाज में सबकी खुशहाली के रूप में दिखाई देता है। मेरी समझ का प्रमाण मेरे परिवार सहित, परिवार की बात आ रही ना, तो मेरे परिवार की भूमिका समाज और अखंड समाज के अर्थ में दिखाई देती है। तो एक मानव की यात्रा का मतलब है वो समाधान से सुखी हो जाए और दूसरों को समाधान पूर्वक सुखी कर पाए। इसलिए परिचय शिविर में बहुत बढ़िया कंक्लूड करते हैं, समाधान पूर्वक सुखी करना ये मेरे लिए सुख है। समाधान पूर्वक सुखी होना ये मेरे लिए सुख है। मेरे सुख के लिए कोई दूसरा व्यक्ति साधन नहीं है, दूसरा व्यक्ति उसके लिए कारण नहीं है, दूसरा व्यक्ति मेरे दुख के लिए भी कारण नहीं है। मैं स्वयं अपने सुख दुख के लिए कारण हूँ। मेरे समझ होने से मेरा भाव और विचार निश्चित होता है। इस रूप में समाधान से मैं सुखी होता हूँ, दूसरों की जिंदगी में समाधान उपलब्ध करा देता हूँ। दूसरों के सुखी होने में मेरा योगदान ही मेरा सम्मान है। बस इतना ही झंझट आदमी के पास, मेरा सुखी होना, मेरा सम्मानित होना, मेरा सुखी होना, मेरा सम्मानित होना। अब तक सुख कहाँ से ढूंढ रहे थे? इंद्रियों से। सम्मान कहाँ से ढूंढ रहे थे? सामान से। कहाँ शिफ्ट हो गया? इंद्रियों से सुखी होने की बजाय समाधान से सुखी होता हूँ, नंबर 1। सामान से सम्मानित होने की बजाय दूसरों की जिंदगी में, दूसरों के सुखी होने में योगदान देता हूँ और इससे मैं अपने आप को सम्मानित पहचानता हूँ। इससे मेरी पहचान सुनिश्चित होती है। ये पहचान मुझको भी स्वीकार है, ये पहचान मेरे वातावरण में भी स्वीकार है, इसका कोई विरोध नहीं है। तो ये मानव में समाधान, मानव में समाधान का प्रमाण संबंध में तृप्ति, मानव में समाधान का प्रमाण समाज में अभयता और प्रकृति में संतुलन। ये ट्रैक हमारा स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप। ये खूंटा एकदम जोर से गड़ा रहे। कितने लोगों का सेट हो गया? अब मैं किसी को भी बुला सकता हूं। है? यश की परिभाषा है कि मेरे समाधान का सामाजिकता के अर्थ में प्रमाणित होना यश है। मुझ में कोई समझ है, उसकी जो उपयोगिता का विस्तार समाज में होता, मेरे सहीपन की लोगों में स्वीकृति। मेरे सहीपन की जो लोगों में स्वीकृति कैसे आएगी? जब उनकी जिंदगी में कोई फायदा उनको मिलेगा, है ना? तो मेरे माध्यम से जितने लोगों की ज़िंदगी में सुख आता है ना, वो भी, उनको भी जीना समझ में आता है, तो यही यश है। यश कामना मानव में मौलिक है, इसमें कोई गलती नहीं है। सम्मान की कामना, पहचान की कामना मानव में मौलिक है, इसमें कोई गलती नहीं है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी उसका सम्मान है, यही उसका यश है। बढ़िया, आगे चलो। अब आगे चल सकते हैं। चलिए, तो सारी चर्चा में महत्वपूर्ण बिंदु फिर से याद दिला देता हूँ। अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ का मतलब है इस समय मेरी दृष्टि क्या है। हर समय अपनी दृष्टि पे ध्यान बनाए रखना कि इस समय मेरी दृष्टि क्या है। ये बहुत पावरफुल है, तुरंत अपना हाल पता चलेगा। तो दृष्टि क्या हो?
न्याय धर्म सत्य से कम में दृष्टि जब भी होगी वो परेशानी की ओर ले जाएगी। तो परेशानी की ओर जाएं, दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ये पता रहेगा कि हुआ क्या, है ना, ताकि आगे के लिए हमको रास्ता प्रशस्त होगा। तो चलिए, जितनी चर्चा हो गई, अब आगे का काम बहुत आसान है। मैं फिर से आपको कुछ शब्द फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए, अभी तक 4.5 क्रिया में रहते हुए स्थिति क्या है? प्रिय हित लाभ का चित्रण, प्रिय हित लाभ की दृष्टि, प्रिय हित लाभ का विश्लेषण, प्रिय हित लाभ का आस्वादन, प्रिय हित लाभ का चयन और कार्य, साथ में ग्लोबल वार्मिंग फ्री। व्यवहार हुआ नहीं, व्यवहार हुआ कि कार्य हुआ? कार्य हुआ, तो व्यवहार हुआ ही नहीं तो तृप्ति कहाँ से आए? इसलिए जिंदा रहने के धरातल पर प्रिय हित लाभ में एक संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो नहीं सकता, ये भी नियम है, हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या बोल दिया? इसलिए बोल दिया सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये अंतिम ज्ञान यहां से आता है, उस धरातल पे ये संभव ही नहीं है। अब आगे ध्यान में आया, अब देखिए, न्याय धर्म सत्य का शब्द भी सुनने मिलता है। मानव निरंतर सुख चाहता है, ठीक, तो शब्द सुनने मिलता है। उस शब्द का जो अर्थ है उसका हम आस्वादन करते हैं। कौन सा आस्वादन होता है? तो अब ये मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। अभी तक मूल्य मूलक भी रुचि में घुस जाता है और लक्ष्य भी रुचि में चला जाता है। लक्ष्य सुविधा संग्रह, तो लक्ष्य सुविधा संग्रह है तो ये भी इंद्रियों में चला गया। तो अभी तक सारा मामला जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो इंद्रियों में ही घूमेगा ना, उससे और जाएगा भी कहाँ, नेचुरल है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आस्वादन में मूल्य मूलक और संबंध में तृप्ति हो सकती है और निरंतर सुख पाया जा सकता है। तो लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक होने से इसका विश्लेषण होता है, इसका विश्लेषण होता है। विश्लेषण के मूल में तुलन रहता ही है। तो न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा पहले से थी, लेकिन न्याय धर्म सत्य का कंटेंट मिलने लगा तो न्याय धर्म सत्य का आस्वादन हुआ, न्याय धर्म सत्य का तुलन हुआ। न्याय धर्म सत्य का तुलन पूर्वक विश्लेषण हुआ तो ये चित्रण न्याय धर्म सत्य के अनुसार बदलने लगा। इसके लिए भाषा दिया, न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना ही मनन है। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना, इसको मनन कहा। उसके पहले श्रवण है। सुन लिया, कहा तो अच्छा था, पर ध्यान में कुछ नहीं रहता ना, ये श्रवण की प्रारंभिक चरण है। मनन होने लगा तो श्रवण का क्लैरिफाई हो गया, क्वालिफाई हो गया कि हाँ श्रवण हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ? न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। तो देखिए, ये कल्पनाशीलता का पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी तक कल्पनाशीलता कैसी थी? प्रियहित लाभ की। तो प्रियहित लाभ की कल्पनाशीलता ज्ञान तक पहुंचने के लिए बाधा है। प्रियहित लाभ से भरी हुई कल्पनाशीलता ज्ञान तक पहुंचने में बाधा है। इसलिए परंपरा ने उस कल्पनाशीलता को ही खत्म कर दिया जाए, इसलिए चित्तवृत्ति निरोध की बात की। तो चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है कि ये जो 4.5 क्रिया चल रहा है शरीर मूलक, ये ही शांत, पहले इसी को शांत किया जाए।
तो ये अपने आप में बहुत हिमालयन टास्क है। विचार का बहना स्वाभाविक प्रक्रिया है, विचार को रोक पाना बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है, लेकिन लोगों ने ये भी कर डाला है ना। तो इससे ये पता चला कि एक जो हम साधना के क्रम में जो हम कह रहे हैं कि चित्तवृत्ति निरोध की बात कर रहे हैं, चित्तवृत्ति निरोध हो जाए तो साक्षात्कार के लिए जो इधर का पुल था है ना, प्रियहित लाभ का जो पुल था, इससे मुक्ति मिले तो कोई सच्चाई सामने आएगी। ये एक प्रयास भी हुआ, ये प्रयास सफल भी हुआ, समाधि हुई, लेकिन समाधि में जैसा कि आदरणीय नागराज जी ने कहा, उनके मूल प्रश्नों का उत्तर समाधि में नहीं मिला। समाधि में प्रश्न ही गायब हो गया। जब सामान्य स्थिति में आते हैं तो फिर प्रश्न जू के त्यों है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि समाधि का फल इस रूप में तो मिला कि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति हो गई, शरीर का कोई भी प्रभाव से मुक्ति हो गई, शरीर से जुड़े सुख दुख से मुक्ति हो गई। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये अपने आप में इस्टेब्लिश हो गया। मैं हूँ, ये इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और मानवीयतापूर्ण आचरण क्या हो, उसके आधार पे शिक्षा का स्वरूप क्या हो, उसके आधार पे व्यवस्था का स्वरूप क्या हो, ये अविशेष है ना। तो इस रूप में अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें एक आशा की किरण ये है कि कल्पनाशीलता का पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि प्रिय हित लाभ की कल्पनाशीलता न्याय धर्म सत्य की कल्पनाशीलता में बदल जाए, तो ये चित्त में जो साक्षात्कार क्रिया है इसके लिए बाधा ना बने। ये जो साक्षात्कार होना है, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इसलिए 4.5 क्रिया का अवमूल्यन ना करें, है ना। ये 4.5 क्रिया अपने आप में बहुत पावरफुल है। 4.5 क्रिया में ही सबसे अधिक समय लगता है। तो अपनी कल्पनाशीलता का, प्रियहित लाभ की कल्पनाशीलता का न्याय धर्म सत्य में बदल जाना और वो मैक्सिमम टाइम न्याय धर्म सत्य के लेवल पे बने रहना, ये अपने आप में समय लगने वाला काम है। क्योंकि जो भी पूर्वाभ्यास हैं, 2 शब्द आते हैं, पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह। पूर्वाभ्यास का मतलब है कि इंद्रियों से शरीर भोगने का, सुखी होने का जो भी अभ्यास हमारे बने हुए हैं उनका दबाव चलता रहता है। दूसरा, अपनी जो मान्यताएं हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, अपनी जो मान्यताएं हैं, जो भी मेरा माना हुआ है, जो भी अहंकार का स्वरूप है ना, जो भी मेरा माना हुआ है, वो माना हुआ भी लंबे समय तक चलता है। मैं स्त्री हूँ, पुरुष भी हूँ, ये भी माना हुआ है, ठीक। तो इस तरह से जो भी पूर्वाग्रह है, मैं हिंदू हूँ, ये माना हुआ है ना। तो अब जो भी कुछ माना हुआ है उसके मूल में जाए बिना, है ना, शब्द के साथ जिंदगी नहीं है, मिनिमम अर्थ से पृष्ठभूमि तैयार होती है और वास्तविकता के साथ जिंदगी शुरू होती है। वास्तविकता के साथ जीना होता है, शब्द के साथ जीना होता भी नहीं है। तो इस क्रम में कहा कि पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह का दबाव चित्रण में, वो भी चित्रण में कहीं सुप्त रूप में बना रहेगा, है ना। लेकिन चित्रण का जो मेजर क्वालिटी है वो हो गया कि न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। तर्क क्या, विश्लेषण तुलन को तर्क बोल रहे हैं। तर्कपूर्वक चित्रित हो जाने का मतलब है कि अब इच्छाएं न्याय धर्म सत्य के अर्थ में हो गई, इच्छा का बदल जाना, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम अपने में जांच के देख सकते हैं कि मेरी इच्छाएं क्या हैं, और इच्छा को पहचानने का तरीका है ना, कि जहाँ में जिस अर्थ में मेरा तन मन धन लगा है वही मेरी इच्छाएं हैं। जिस अर्थ में, क्योंकि इच्छा के अनुरूप ही विचार और कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो जिस अर्थ में, है ना, जिस अर्थ में मैं बहुत कॉन्शियसली बोल रहा हूँ, मतलब जहाँ आपका लगा है इसका मतलब ये नहीं है कोई श्रम कर रहा है इसका मतलब उसको अकल नहीं आएगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। अभी दिल्ली में जो हैप्पीनेस कैरिकुलम बना है उसमें 3 कहानियाँ काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। उसका चैप्टर का नाम तो मेरे को याद नहीं है, क्या बोलते हैं वो,
काफ़ी कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छी चीज़ें निकल आई हैं। तीन एक कहानी में 3 मजदूर हैं, हाँ 3 मजदूरी शायद उसका नाम है। 3 मजदूर हैं। एक मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हो, तो परेशान होकर बोलता है पेट भरने के लिए कुछ कर रहा हूँ, है ना। पेट भरने के लिए कुछ करना ही पड़ता है, मैंने सुनी हुई है ना, मेरा पढ़ा हुआ नहीं। दूसरे से पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो आपको याद है? हाँ, आप बोलो। वो 3 मजदूर हैं जो किसी थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, जो किसी मंदिर की कंस्ट्रक्शन में लगे हैं। हाँ। तो एक पूछा जा रहा है कि पूछा कि तो क्या कर रहा है, तो उसने कहा अपनी किस्मत फोड़ रहा हूँ। हाँ। दूसरे से कहा क्या कर रहा है, तो उसने कहा तो दिख नहीं रहा है, अपना काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। तीसरे से पूछा कि तू क्या कर रहा है, उसने कहा भाई मंदिर बना रहा हूँ। हाँ, थोड़े और गरिमामय शब्द हैं, हाँ, है ना, थोड़े और गरिमामय शब्द हैं। तो एक ने कहा कि अपनी किस्मत अपने सर फोड़ रहा हूँ, या हाँ, मजबूरी में मजदूरी कर रहा हूँ। हाँ, जो मजबूरी में श्रम है उसका नाम मजदूरी है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे ने कहा कि अपना घर चलाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। ठीक, हाँ, उसको ऐसे जॉब करना ये है कि मेरे को पैसा चाहिए और कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। तीसरा कहता है कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ गढ़ रहा हूँ। ये जो एक कल्पनाशीलता का फैलाव है और ये अपने में शुभ कामना के को फैला के तृप्ति पाने की बात है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, काम तीनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन काम के पीछे दृष्टि क्या है? पहली दृष्टि कौन सी है? पहली दृष्टि कौन सी है? वो प्रिय की भी ठीक से नहीं है, वो प्रिय भी अप्रिय में चला गया है, उससे भी नीचे चला गया है। दूसरी दृष्टि धन की है, तीसरी दृष्टि धर्म की है ना, कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोच रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा गढ़ देना चाहता है जिसको देख के वो जीने की प्रेरणा पाएं। तो काम कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो किस भाव से करता है, उसके पीछे दृष्टि क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो हर समय इस बात को अपने में ध्यान में बनाए रखना कि मेरी दृष्टि क्या है, अभी जो कर रहा हूँ उसमें दृष्टि क्या है। ये बहुत पावरफुल है ना। लगातार अपना ध्यान दिलाती है कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। तो हर पॉइंट पे क्या है, पूर्वाभ्यास का मतलब है कि जिस तरह से भी मैंने आज तक सुख भोगा है वो मेरी स्मृति में, मेमोरी में स्टोर्ड है, और किसी अनुकूलता में वो मेमोरी फिर से जग जाती है और वही सुख पाने की इच्छा फिर से हो जाती है। जबकि मेरा सॉफ्टवेयर ये कहता है कि न्याय धर्म सत्य का सॉफ्टवेयर कहता है कि ये उचित नहीं है, लेकिन सुख पाने का दबाव मुझसे वो काम करवा ही लेता है, मतलब मैं उस काम को कर ही लेता हूँ, है ना। तो उस पूर्वाभ्यास के सामने मेरी अभी सूचना है वो काम नहीं आई, इसका मुझको पता चलता है। तो मेरी सूचना में अभी बल कम है, तो जितनी ये सूचना सुनी हुई है उसका बल मिनिमम है, जितना ये तर्कपूर्वक चित्रित हो गया इसका बल और ज़्यादा है, और जितना ये किसी साक्षात्कार को छू गया उसका बल और ज़्यादा हो गया। किसी पॉइंट पे सूचना शब्द से अर्थ और अर्थ में वास्तविकता को छूने लगती है, और किसी समय में ये सूचना ज्ञान में परिवर्तित होने लगती है, और ज्ञान का बल पूर्वाभ्यास को दबा देता है या पूर्वाभ्यास उसमें विलय हो जाता है ना। और मैं सही आचरण के धरातल पे ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाता हूँ। तो मुझको खुद को ही पता चलता है। पहले कोई दबाव हर दिन आता था, पहले गुस्सा हर दिन आता था, और फिर गुस्सा कितने दिन चलता है, पहले अब गुस्सा में हफ्ते में एक बार आता है, अब किसी काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य का दबाव है ना दिन में कितनी बार रहता है, हफ्ते में कितनी बार रहता है, महीने में कितनी बार रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका ड्यूरेशन हमको बताता है कि मेरे चित्त की स्थिति कैसी है। कितना बढ़िया है ना। तो कम से कम जो अब तक हम चर्चा करते थे, एक्सप्लोर द सेल्फ, दाई और क्या नो योर सेल्फ, है ना, बहुत सारी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ऐसी बहुत सारी बातें हम सब सेल्फ समझ में आए तब ना उसको एक्सप्लोर करें, है ना। वे शब्द से कैसे होगा,
तो उसका ब्लूप्रिंट हमको उपलब्ध हो जाए, ब्लूप्रिंट उपलब्ध हो जाए तो हम उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। तो अब कम से कम जीवन क्रिया और जो भी कुछ अस्तित्व के बारे में हमको जानकारी मिली है, उस रोशनी में, अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये चलता रहता है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है 11 बज रहा है, ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। हैप्पी रक्षाबंधन।